नमस्कार, मैं हूं गीता शाह और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। राजीव भवन में सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बिरजू तारम की हत्या में भाजपा की संलिप्तता तो नहीं जांच होनी चाहिए। रमन ने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ को भाजपा आरएसएस का एक एटीएम बना दिया था। भाजपा छत्तीसगढ़ में अडानी के एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रही है। भाजपा प्रवक्ता टारगेट किलिंग, भ्रष्टाचार केंद्र की सहायता तमाम विषयों पर आरोप लगाकर गए। ये भी भाजपा की झूठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने आए थे। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया टारगेट किलिंग की बात कर रहे थे। उनके बयानों से भाजपा का एक बार फिर से गिद्ध वाला चरित्र उभर कर सामने आया है। वरिष्ठ नेताओं के बारे में, विशेष तौर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ की शुद्ध पत्रकारिता का ही एक नमूना है जो आप सबने किया। हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। निश्चित तौर पर आप सबके इसी व्यवहार के कारण ही छत्तीसगढ़, विशेष तौर पर रायपुर की पत्रकारिता काफ़ी ऊंचे मानदंडों को तय करती है। साथियों, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की परंपरा को आगे बढ़ा के गए। गौरव भाटिया टारगेट किलिंग की बात कर रहे थे। गौरव भाटिया के बयानों से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह के बयानों से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव के बयानों से एक बार फिर से साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र गिद्धों वाला है। भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है लाशों पर राजनीति करना। जिस प्रकार से टारगेट किलिंग की बात भारतीय जनता पार्टी मोहला मानपुर में बिरजू तारम की हत्या के बाद से कर रही है, उससे एक आशंका जन्म हुई है कि बिरजू तारम की हत्या कोई एक सामान्य हत्या नहीं है। कहीं इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है। इस हत्या के पीछे कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई संलिप्तता तो नहीं है। हम इस बात की मांग करते हैं कि बिरजू तारम की हत्या की उच्चस्तरीय जांच होना चाहिए और इस हत्याकांड में कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पिछले कुछ दिनों से जो चरित्र बन गया है वह इस प्रकार का चरित्र हो गया है कि वह लाखों पे राजनीति करती है। नक्सलियों ने जो कायरता की है, कांग्रेस पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। लेकिन जिस प्रकार से जीरम में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिरजू तारम की हत्या को टारगेट किलिंग कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश में टारगेट किलिंग तो 25 मई 2013 को हुई थी, जब हमारे नेताओं को पूछ के मारा गया था। कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है महेंद्र कर्मा, कौन है दिनेश पटेल? उस टारगेट किलिंग के एक साक्षी और पीड़ित आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो यहाँ बैठे हैं। अभी इसके बारे में आपको बताएंगे। मित्रों, यह एक सामान्य बात नहीं है कि एक व्यक्ति की हत्या होती है, उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी इसको टारगेट किलिंग बताती है। चुनाव चल रहा है, नामांकन के अंतिम दिन यह हत्या होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी के नेता जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद बयानों की श्रृंखला आती है। पूर्व मुख्यमंत्री बयान देता है, प्रदेश अध्यक्ष बयान देता है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आके बयान देता है। इनके बयानों की श्रृंखला से भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता और संदिग्धता इसमें उजागर हो गई है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसके साथ ही हम एक सवाल यह भी खड़ा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 24 नेताओं को सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की सुरक्षा दी कि इनके ऊपर में खतरा है। तो बिरजू तारम को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि बिरजू तारम की जान को पहले से खतरा था। यदि बिरजू तारम की जान को खतरा था तो बिरजू तारम को केंद्र सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं दिया? उन 24 नेता जिनको सुरक्षा दी गई है उनको सुरक्षा देने का मानदंड क्या था? अब बिरजू तारम को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इसके मानदंड क्या थे? भारतीय जनता पार्टी को इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही एक सवाल यह भी खड़ा होता है
कि जब जब छत्तीसगढ़ में अमित शाह आते हैं तब तब ही छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई क्यों होती है, तब तब छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं क्यों होती हैं। यह सवाल भी छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। साथियों, गौरव भाटिया भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। 15 साल तक रमन राज में भ्रष्टाचार की मलाई खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता सावन के अंधे बने हुए हैं। उन्हें हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है। दरअसल 15 साल तक छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चारागाह बन चुका था। रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का एटीएम बना के रखा था। छत्तीसगढ़ का पैसा लूट लूट के नागपुर और गुजरात तथा दिल्ली तक जाता था। अब पिछले 5 साल से जो छत्तीसगढ़ का लूट बंद हुआ है, उसके बाद तिलमिलाए हुए भारतीय जनता पार्टी हर जगह भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। जबकि हकीकत यह है कि इस देश की सबसे ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है, जो अपनी योजनाओं का 95% से अधिक पैसा सीधे हितग्राहियों के खाते में डालती है। जब रमन सिंह की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के टेंडर, बड़े बड़े नेताओं के ठेके छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे। ये आपसे हमसे किसी से छुपा नहीं हुआ कि नई राजधानी में सड़क बनाने का ठेका किसका था, या बड़ी बड़ी कॉलोनियों का भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव में लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अडानी के एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रही है। अडानी जो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर गौरव भाटिया तक वही छत्तीसगढ़ में आके बोलते हैं, क्योंकि अडानी के हितों के बीच में छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में और अडानी के हितों के बीच में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार खड़ी हुई है। इसी से तिलमिलाए हुए अडानी ग्रुप भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में पूरी तरीके से फंडिंग कर रहा है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से आप सबने पूछा कि सबके खाते में 15 लाख कब आएंगे, तो तिलमिला गए। लेकिन यह सवाल खड़ा होता है कि 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा और हर के खाते में 15 लाख आने का वादा दूसरा कार्यकाल पूरा होने को है, कब पूरा होगा? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। रोजगार के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता जानना चाहती कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ। अभी तक लगभग 19 करोड़ लोगों को 9.5 साल में रोजगार मिलना था। आबादी के अनुपात में लगभग 37 लाख छत्तीसगढ़ के भी युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार के वादे का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की इसमें बोलती क्यों बन है? आज देश की बेरोजगारी दर 8.5% है। 50 साल 1972 के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर वर्तमान में है देश की। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से भी कम है, और छत्तीसगढ़ में आके भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता बेरोजगारी पे बात करते हैं। साथियों, आज की पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने महादेव ऐप के बारे में भी बात की। हमारा सीधा आरोप है, हमारा प्रमाणिक आरोप है कि महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टे को योगी सरकार और मोदी सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप को, इस ऑनलाइन सट्टे को बंद करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसका सरगना समाचार माध्यमों के अनुसार दुबई में छुपा हुआ है, तो केंद्र सरकार उसको पकड़ के क्यों नहीं लाती है? इस ऐप को बंद क्यों नहीं करती है? जब छत्तीसगढ़ की पुलिस नोएडा में जाती है महादेव ऐप पे कार्रवाई करने के लिए, तो योगी सरकार उन अपराधियों के बीच में दीवार बन के खड़ी क्यों होती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार महादेव ऐप में देश में अकेली ऐसी सरकार है जिसने कार्रवाई किया। 450 से अधिक कार्रवाइयाँ की गई, 90 से अधिक लोग जेल की सलाखों के पीछे गए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, महादेव ऐप के सरगना के साथ उसकी फोटो भी वायरल हुई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में भी बात की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र रूप से काम करती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने इस संस्था के परीक्षा में क्या गड़बड़ी हुई इसका कोई भी तथ्यात्मक आरोप लगाने का साहस नहीं दिखाया। सिर्फ और सिर्फ पीएससी को बदनाम करने की साजिश की गई है। आप मुद्दे के दिवालियेपन से दूर रहे हैं, आपके पास जन सरोकारों के मुद्दे नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि युवाओं के सपनों के पंख लगाने वाली इस संस्था की निष्पक्षता पे आप सवाल खड़ा करें।